Today our topic is metal carbonyl and Wade rule. वेड रूल को यूज करते हुए आप लोगों ने मेटल कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा, उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी होगी कि मेटल कार्बोनाइल की ज्योमेट्री किस टाइप की है और कि उसमें सेंट्रल मेटल एटम की ज्योमेट्री किस टाइप की है और ओवरऑल आपके कंपाउंड की ज्योमेट्री कौन सी है। वेड रूल कब अप्लाई होगा, किन टाइप ऑफ मेटल कार्बोनाइल के लिए अप्लाई होगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है। वेड रूल हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल के लिए अप्लाई होता है। वेड रूल इज अप्लाइड फॉर हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, नॉट फॉर लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। भी रीजन क्या है इस चीज के लिए कि वेड रूल को आप सिर्फ हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल के लिए क्यों अप्लाई करते हो, इसके लिए इसका आंसर क्यों ओके आता है और इसके लिए इसका आंसर ओके क्यों नहीं आता। रीजन बिहाइंड इज दैट the number of localized and delocalized bond that is present in a metal carbonyl determine whether Wade rule is applied. Either Wade rule is applied for the prediction of geometry of metal carbonyl or hybridization concept. कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आपके पास लोकलाइज्ड बॉन्ड है और सेकंड आपके पास डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है। ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। इस बेस पे आप ये बता सकते हो कि एक मेटल कार्बोनाइल में लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड ये डिटरमाइन करते हैं कि आइदर आपके स्ट्रक्चर मेटल कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए वेड रूल अप्लाई होगा या फिर हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट अप्लाई होगा। इस पर्पस के लिए आप ये कहते हो कि अगर आपका वो मेटल कार्बोनाइल द मेटल कार्बोनाइल हैविंग localized bond greater than delocalized bond, तो फिर वो मेटल कार्बोनाइल किस क्लास में जाते हैं, वो मेटल कार्बोनाइल आपके लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास से बिलोंग करते हैं। ऐसे कार्बोनाइल जिनमें लोकलाइज्ड बॉन्ड ज्यादा हूं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड से, तो वो मेटल कार्बोनाइल की कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास को बिलोंग करते हैं और इनके लिए आप क्या करते हो, वेड रूल अप्लाई नहीं करते। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके लोकलाइज्ड बॉन्ड लेस हों और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड आपके मेटल कार्बोनाइल में ज्यादा हों, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, वेड रूल अप्लाई होगा और वो मेटल कार्बोनाइल किस क्लास से बिलोंग करेंगे, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास से बिलोंग करेंगे। दैट इज द इम्पॉर्टेंट रीजन। ये वो इम्पॉर्टेंट रीजन होती है जिससे आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको वेड रूल अप्लाई करना है मेटल कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कंसेप्ट यूज करना है। जब आपके लोकलाइज्ड बॉन्ड लेस होंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड से, तो फिर आपके पास वो क्लास जो होगी वो हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होगी और उस केस में आप वेड रूल अप्लाई करोगे। अगर इसका रिवर्स हो तो आप लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास को बिलोंग करोगे और उस केस में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट यूज होगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि आपको वो कौन से पॉइंट है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नो अबाउट हाई न्यूक्लियर एंड लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। कि आपको कोई भी मेटल कार्बोनाइल दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल है और हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल है। तो उस पर्पज के लिए हम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेमोराइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें क्या करना होगा, थोड़ा माइंड में रखना होगा इस पर्पज इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है इसकी प्रिडिक्शन, ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन के लिए। एक साइड पे आप लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल ले लें, एक साइड पे आपके पास हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। अब हम इन दोनों कार्बोनाइल को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इन कार्बोनाइल के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज करना है इनकी ज्योमेट्री को प्रोजेक्ट करने के लिए।
सबसे पहले आपका जो फर्स्ट की पॉइंट है वो आपके पास ये है कि आप नंबर ऑफ मेटल एटम क्या करते हो, देखते हो कि इस मेटल कार्बोनाइल में मेटल एटम कितनी है, तो उस बेस पे आप इनको क्या करते हो, फर्दर स्टडी करते हो. इफ द नंबर ऑफ मेटल एटम, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय m, अगर आप नंबर ऑफ मेटल एटम को m से रिप्रेजेंट करते हो तो फिर आपकी हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में ये जो आपके पास m की वैल्यू होगी वो आपकी अब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगी. सॉरी, ये लो न्यूक्लियर मेटल कार्बन ग्रेटर दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 4 होगी. अगर आपके पास लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल होंगे तो m की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 होगी. बट इन केस ऑफ हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल आपके नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होंगे. ये मतलब या तो आपके पास 5 हो सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम आपके मेटल कार्बोनाइल में, या फिर 5 से ज्यादा हो सकते हैं. इस केस में आपकी मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी मेटल की m की वो दैट इज इक्वल टू 4 एंड मिनिमम आपके पास वैल्यूज होंगी 3, 2, 1. और इस केस में आपके पास मिनिमम वैल्यू है is 5 and maximum is greater than 5. वो आपकी 6 हो सकती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन. सेकेंड जो आपके पास डिफरेंस पॉइंट है वो आप क्या करते हो कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड, मेटल कार्बोनाइल में आप कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की काउंटिंग को क्या करते हो, कंसीडर करते हो, और इन दोनों की क्लासिफिकेशन में इस काउंटिंग को इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के तौर पे यूज करते हो. अगर लेट्स सपोज आपकी नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड एटम की उनकी नंबरिंग को आप n से रिप्रेजेंट करते हो, तो इन केस ऑफ लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल द n वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 और लेस देन 6. मीन के आपके पास या तो वो 6 होगी या फिर आपके पास लेस देन 6 होगी. सम टाइम आपके पास 7 भी हो सकती है. सम टाइम इट इज रेयर केस बट नॉट जनरल. अब इस केस में आपके पास जो n की वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 होती है. मीन के ये रेयर केस है. अगर आपके पास ऐसा कोई केस ना हो तो आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 होती है. और ग्रेटर भी आपके पास इतनी हो सकती है कि ये 16 की काउंटिंग हो सकती है, 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास क्या होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तादाद होगी. मीन के कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास ग्रेटर देन 7 होंगे और इधर आपके पास 6 आपका मैक्सिमम डिजिट है. इस केस में आपका 6 मैक्सिमम डिजिट है और इसमें 6 से ऑनवर्ड तमाम मैक्सिमम डिजिट्स हैं. 6 कभी भी नहीं होगा हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल के केस में. इस केस में जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले भी मैंने डिस्कस किया. आपके पास अगर आप लोकलाइज बॉन्ड को LB से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपके पास लोकलाइज बॉन्ड जो होते हैं वो आपस ग्रेटर देन होते हैं डीलोकलाइज बॉन्ड से. और इस केस में आपके पास डीलोकलाइज बॉन्ड विल बी ग्रेटर देन लोकलाइज बॉन्ड. अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो आपके पास इनकी एग्जांपल में जैसे आप निकल टेट्रा कार्बोनाइल यूज करते हो, निकल टेट्रा कार्बोनाइल. अब आप देखें कि आपके पास हमने बोला कि n की वैल्यू जो होगी आपकी, इस केस में m की वैल्यू क्या थी आपके पास, m इज इक्वल टू, जब आप कहते हो लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास होगी तो m इज इक्वल टू आर लेस देन आपके पास 4. तो ये देखें ये आपके पास m जो है वो लेस देन 4 की केस में आ रहा है.
एम की वैल्यू, एम आपकी सेंट्रल मेटल एटम निकल है, तो इस केस में हमने ये कहा या तो इक्वल टू 4 होगी या फिर वो लेस देन 4 होगी। तो अब आपकी इसकी में 1 आ रही है, तो इसका मतलब है ये लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल है, और नंबर ऑफ लिगेंड आपके या तो इक्वल टू 6 होंगे या 6 से लेस होंगे, तो इस केस में 6 से लेस है, तो ये आपकी क्लास क्या होगी, लो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल से बिलोंग करेगी। लेकिन इस केस में अगर आप एग्जांपल देखो तो आपके पास क्या आती है, Ru6CO18। अब आप देखें कि आपकी m वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर देन 4 है, मीन 5 और ग्रेटर देन 5 है, तो आप यही कह रहे थे ना कि m की वैल्यू 5 से ज्यादा हो सकती है, वो 6 है, और n की वैल्यू आपकी 7 से ज्यादा है, वो 18 के डिजिट को फॉलो कर रही है, तो आपका ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की क्लास से बिलोंग करेगा। इन कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। वो यूज द हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। इनकी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि आप हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल एटम की करोगे और उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर लोगे कि टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जो भी आपके पास ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू योर मेटल कार्बोनाइल फार्मूला, जो ज्योमेट्री आपकी आ जाएगी उसको आप क्या करोगे, प्रिडिक्ट कर लोगे, और ये आपने प्रिडिक्ट कर चुके हो, आप इसको यूज करके आपने ज्योमेट्री निकाल चुके हैं। अब इस केस में इन दिस केस आप वेड रूल अप्लाई करेंगे। Rule is applied for geometry prediction। इनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको वेट रूल अप्लाई करना होगा। नाउ वी हैव टू स्टडी। अब हमने स्टडी करना है कि व्हाट इज वेट रूल, आपका वेट रूल क्या है और आप किस तरह से मेटल कार्बोनाइल पे अप्लाई करते हैं उनकी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने के लिए। एक्चुअली वेट रूल पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर स्केलेटन थ्योरी का द एडवांसमेंट ऑफ पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी वाज established by Wade, that is known as Wade rule। आपने क्या किया, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर स्केलेटन थ्योरी। पी से आप पॉलीहेड्रल बोलते हो, ई से आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो, और पी से आप पेयर बोलते हो, एस से आप स्केलेटन बोलते हो, और टी से आप थ्योरी बोलते हो। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर स्केलेटन थ्योरी, ये थ्योरी प्रपोज की थी साइंटिस्ट ने, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ स्केलेटन ऑफ अ क्लस्टर कंपाउंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कि आपका कोई भी क्लस्टर कंपाउंड, उसकी अगर आप ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना चाहें तो आपने क्या करना होगा कि नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन उसके फ्रेमवर्क में कैलकुलेट करने होंगे। ये इस थ्योरी का क्या था, ये दैट इज द रूल, ये वो थ्योरी थी। इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द skeleton of cluster compound are responsible for the prediction of the geometry of molecule। अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल हैं ये आपके क्लस्टर कंपाउंड होते हैं, और क्लस्टर कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके मेटल क्लस्टर कंपाउंड होते हैं और नॉन ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर कंपाउंड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिंगस साइंटिस्ट ने ये बोला कि दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ नॉन ट्रांजिशन इनऑर्गेनिक क्लस्टर कंपाउंड।
उसने ये कहा कि ये सिर्फ नॉन ट्रांजिशन क्लस्टर कंपाउंड के लिए यूज होती है, जैसे आपके पास बोरेन्स, कार्बोबोरेन एंड ऑक्सॉन। लेकिन बाद में इस थ्योरी में, इसी रूल में मॉडिफिकेशन की गई। और किसने मॉडिफिकेशन की? के वेड ने। के वेड मॉडिफाई दिस रूल, इस रूल को उसने मॉडिफाई किया। और मॉडिफिकेशन उसने क्या की? उसने जस्ट मॉडिफिकेशन ये की कि the number of pair of electron in the skeleton of cluster compound transition metal cluster, transition or non transition। उसने कहा कि ट्रांजिशन भी हो सकते हैं और नॉन ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मिंगिस की ये स्टेटमेंट थी कि सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांजिशन के लिए अप्लाई होता है, तो ये के वेड ने इस फॉल्ट को मॉडिफाई कर दिया, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं? वेड रूल। अब आपने क्या करना होगा? वेड रूल आपने अप्लाई कर लिया। वेड रूल में जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अब हमने ये देखना है कि वेड रूल मेटल कार्बोनाइल के लिए कैसे आप अप्लाई करोगे उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या था? हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था कि नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर आप स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लो, आपने टोटल लिखना ही होगा, लेकिन आपने ये एब्रीवेशन आपको ऐसे बता दी है कि नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी जो काउंटिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट करने के लिए आपके पास क्या होता है कि आप नंबर ऑफ स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़े स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे कि हम नंबर स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करेंगे, और इस कैलकुलेट करने के बाद फ्रेमवर्क में किसी भी क्लस्टर कंपाउंड के, तो फिर आप क्या करोगे कि उसकी ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की डिटरमाइन कर पाओगे। तो स्टेप 1 आपके पास क्या है? स्टेप 1 आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट। आप किसी भी क्लस्टर कंपाउंड का पहले स्टेप में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कैलकुलेट करते हैं। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल TEC से। TEC को कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला है TEC इज इक्वल टू, हम इस फार्मूला को थोड़ा वो करते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? N मल्टीप्लाई बाय DE इलेक्ट्रॉन प्लस N प्राइम मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस X प्लस N। ये रिप्रेजेंटेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, ABC से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एक्चुअल फार्मूला क्या था? एक्चुअल फार्मूला में ये जो आपके पास, आपको ये देखना होगा कि ND इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, N प्राइम क्या है, और ये 2 से आपने क्यों मल्टीप्लाई किया, और ये आपके X क्या है और M क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज N। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स अकॉर्डिंग टू पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, स्केलेटन थ्योरी। या आप सिंपली कह सकते हो इट इज ए नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ये सेंट्रल मेटल एटम की काउंटिंग को ये N रिप्रेजेंट करता है। D आपके पास क्या है? D इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन D सेक्शन। D इलेक्ट्रॉन मीन number of valence electron of central metal atom in D orbital। वैसे एक बात आपने क्लियर करनी है कि आपने कभी भी सेंट्रल मेटल एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है। इट इज ओनली फॉर
माई टीचिंग मेथड, मैं अपनी टीचिंग मेथड में ये जस्ट एब्रीवेशन यूज कर सकती हूँ। जो मैं आपको बोल रही हूँ आपने वैसे लिखना होगा। सेंट्रल मेटल एटम लिखना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को VES नेगेटिव नहीं लिखना होगा, बल्कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टोटल स्पेलिंग के साथ आपको लिखना होगा। एन प्राइम, एन प्राइम आपके पास क्या होता है, ये आपके पास नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, यानी कि आपका जो लिगेंड है वो कितनी तादाद में है, उसके डोनर एटम कितनी है, उसकी काउंटिंग को रिप्रेजेंट करा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आप क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक लिगेंड जो भी है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसकी टेंडेंसी होती है वो लिगेंड जब हो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। तो आपका जो कार्बोनाइल लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी है कार्बन मोनोऑक्साइड इन मेटल कार्बोनाइल। तो आपके पास आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, क्यों, क्योंकि जब आपने MOT डायग्राम ड्रॉ की थी कार्बन मोनोऑक्साइड में तो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन थी, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देयर इज कार्बन हैज ओनली 1 लोन पेयर that has responsible for the donation toward the central metal atom। उसने सेंट्रल मेटल एटम की तरफ यही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था, तो इसलिए हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता होता तो हम 4 करते, लेकिन इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशी है तो आपने इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अब आप देखते हो कि व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है। एक्स आप क्या कहते हो कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन स्फेयर, कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड के स्फेयर पे कितना चार्ज है। ये स्फेयर का चार्ज आपको पता है कि ये 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल ये -1 और +2 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा इसकी वो क्वांटिटी नहीं हो सकती। लेकिन हम यही कहते हैं कि आपका जो चार्ज होता है वो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन होता है। इंटीग्रल मैथमेटिकल में इंटीग्रल नंबर होते हैं। तो आपने क्या करना होगा, अगर एक्स आपके पास 0 होगा तो आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे, अगर एक्स आपके पास -1 होगा तो -1 पुट करोगे, अगर एक्स के पास 1 होगा तो आप +1 होगा तो +1 पुट करेंगे। व्हाट इज एम, एम इज इक्वल टू, एम आपके पास द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेटेरोएटम। हेटेरोएटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इट्स मीन कि आपके मेटल कार्बोनाइल में, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की फॉर्मेशन में, स्ट्रक्चर में आपके पास एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं जिसको आप इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हो। एंड दीज एम्प्टी स्पेसेस द स्मॉल मॉलिक्यूल हैव टेंडेंसी टू इंट्रैप दीज एम्प्टी स्पेसेस। उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इन एम्प्टी, जैसे आप ये देखेंगे ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये है। अब आपके पास ये दैट इज एम्प्टी स्पेसेस। इस एम्प्टी स्पेसेस में इसके स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आके इंट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आपके मेटल ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल में आपका कोई हेटेरोएटम एम्प्टी स्पेसेस में ट्रैप हो जाए तो आप उस हेटेरोएटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, ऐड करोगे। आपके हेटेरोएटम कौन कौन से हो सकते हैं इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल, तो आपके पास एम की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी किस स्पेस पे, जो आपका हेटेरोएटम होगा किसी भी मेटल कार्बोनाइल में। मीन क्या, ये जरूरी नहीं है कि आप एक कांस्टेंट डिजिट है आप उसको कांस्टेंट डिजिट ऐड करोगे, नहीं, आप उस हेटेरोएटम की नेचर को देखते हुए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके ऐड करोगे। इफ हेटेरोएटम दैट इज इंसर्टेड या ट्रैप्ड इन अ इंटरस्टिशियल साइट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर इज हाइड्रोजन। अगर आपके पास हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 1 होता है, तो आपका लॉस शेल आप बोहर कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपका 1s1 है, दैट इज लॉस शेल और यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर आपके पास हेटेरोएटम कार्बन हो जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास 6 होता है तो ये फिर आपका क्या होगा, 1s2 एंड 2s2 एंड 2p2। आपका ये इनर कोर के शेल एंड दिस इज एल शेल दैट इज वैलेंस शेल। तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल आपके पास कितनी है, 4 है। आप 4 ऐड कर दोगे, m की वैल्यू को 4 रखोगे। इफ यू हैव नाइट्रोजन, अगर आपके पास नाइट्रोजन हो एज अ हेटेरोएटम, कि आपका हेटेरोएटम नाइट्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या होगी, 1s2 के आपका के शेल और 2s2 एंड 2p 2 and 2 4 3।
अब आपके पास वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? आपके पास 5 हैं, तो आप इस केस में 5 ऐड करोगे। तो ये जो m की वैल्यू है वो आपकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट डिटरमाइन कर लोगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट और फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन। कोई भी मेटल कार्बोनाइल जो आपके पास हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल है, उसका क्लस्टर कंपाउंड है, तो उस केस में आप नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इसको आप अगर आप पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट बोलोगे तो आप उसके लिए आप PEC एब्रीवेशन यूज करोगे। अगर आपने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं लिखना, आप फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन यूज करते हो, तो उसके लिए आप F एब्रीवेशन यूज करोगे। फार्मूला आपका सेम है, आप एब्रीवेशन कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों का फार्मूला जनरलाइज कर दूंगी। और F फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन के लिए आप F रिप्रेजेंट करोगे, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए ये आप रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो दैट फ्रॉम फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट इज आर फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन काउंट इज इक्वल टू T टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय n आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स है, वो आप सेंट्रल मेटल एटम की काउंटिंग को देखोगे। 12 आपने क्यों ऐड किया? क्योंकि आप लोग इंटरेस्टेड हो किस ब्लॉक से? डी ब्लॉक से। अगर आप एस ब्लॉक से इंटरेस्टेड होते तो आप 2 ऐड करते, लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं डी ब्लॉक से, और पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपके पास 12 आंसर आता है, क्योंकि एस के आपके पास 2 पीरियड और फिर डी के आपके पास 10 पीरियड, तो टोटल पीरियड कितनी हो जाते हैं? 12, इसलिए आपने ये 12 ऐड किया। और 12 आपकी रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर की। अब आपने क्या करना होगा थर्ड स्टेप में? ये आपका फार्मूला है। थर्ड स्टेप में आपने पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने होंगे। इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करना होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और ये फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर ये कैलकुलेट करने होंगे। ये आपके पास वो सेकंड स्टेप था, ये आपके पास थर्ड स्टेप है। इस केस में आपने क्या करना होगा कि पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने होंगे। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन को 2 साइडों से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 2 से, क्योंकि आप पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट या F को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। उसका आपका फार्मूला है TEC माइनस 12n। अब आपने क्या करना होगा? पेयर कैलकुलेट करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे। दैट आर द इलेक्ट्रॉन दैट रिप्रेजेंट, ये जो आपका आंसर आएगा ये वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे आपके मेटल कार्बोनाइल की, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल की ओवरऑल स्ट्रक्चर को। अब हम कैसे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करेंगे और हमने किस तरह इसको स्टेप्स को लेके जाना है, आपको जस्ट ये फार्मूलास याद होने चाहिए, ये वाले मेमोराइज होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा? इनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करना होगा। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि आपकी हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल में एक आप जो ज्योमेट्री आपने डिटरमाइन करनी है, 2 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और एक आपने ज्योमेट्री ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की। ज्योमेट्री ऑफ हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर लिखें, क्लस्टर यार कॉम्प्लेक्स। इसकी आपने ज्योमेट्री डिटरमाइन करनी होगी। इसकी ज्योमेट्री आप कैसे डिटरमाइन करोगे और इसकी ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन करोगे? इसकी ज्योमेट्री तो हम इस इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर को कैलकुलेट करके और हम सीरीज फाइंड करते हैं और वो सीरीज बताती है कि इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। और इसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास ओनली नंबर ऑफ वर्टेक्स यूज होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स, दैट इज n की वैल्यू डिटरमाइन करती है कि आपकी सेंट्रल मेटल एटम की ज्योमेट्री क्या होगी।
फर्स्ट हमने ये वाला हमारा पॉइंट है और सेकंड हमारे पास ये वाला पॉइंट है, इन दोनों की आपने ज्योमेट्री डिटरमाइन करनी है। तो पहले हम फर्स्ट की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्री को जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये आपका स्टेप क्या होगा, 4 होगा। जब आपने ज्योमेट्री डिटरमाइन करनी होगी, पहले स्टेप में फर्स्ट ज्योमेट्री डिटरमाइन करनी होगी सेंट्रल मेटल एटम की। इस पर्पज के लिए मैंने आपको ये बोला था कि नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड ज्योमेट्री। आप इस तरह से थोड़ा टेबल बना लें। अगर आपके पास n की वैल्यू 4 हो, आपकी n की वैल्यू को देखते हुए आपने ज्योमेट्री को डिटरमाइन करना है। अगर आपके पास n की वैल्यू 4 होगी तो आपकी टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री होगी। इफ n वैल्यू इज 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इफ n इज 6 तो आपके पास ऑक्टाहेड्रॉन, इफ n इज 7 तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इफ n इज 8 डोडेकाहेड्रॉन, if n is 9 tricapped trigonal prism, if n is 10 तो आप बाइकैप्ड, trigonal prism, if n is 11 n is 11 bicapped square anti prism, if n is 12 bicapped octahedron, if n is 13 icosahedron। इतना ही आप मेटल कार्बोनाइल के लिए अंडरस्टैंड कर लें, दैट्स विल बी ओके। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने का रूल पढ़ेंगे। आपके कंसेप्ट की अकॉर्डिंग ही यही था कि आपका स्टेप, ये आपके पास लास्ट स्टेप है जो आपका 5th स्टेप है। हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कार्बोनाइल स्ट्रक्चर। तो उस केस में आपने क्या करना होगा कि ओवरऑल मेटल कार्बोनाइल क्लस्टर की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर मीन के PEC/2 और F/2 वैल्यू, ये जो आपकी होगी ये सीरीज को क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी। और सीरीज, जिस सीरीज को डिटर्मिनेशन के लिए डिटरमाइन द सीरीज, ये सीरीज को डिटरमाइन करेगी और वो सीरीज आपकी स्ट्रक्चर को क्या करेगी, प्रिडिक्ट करेगी। अगर आपके पास F/2 का आंसर, ये जो आपके पास आंसर होगा ये आपका किसके इक्वल हो, n प्लस सिंपल n के इक्वल हो, n से स्टार्ट कर लेते हैं, n से के इक्वल हो, तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी, प्रपोज स्ट्रक्चर जो होगी वो आपकी क्या बनेगी, हाइपरक्लोजो। अगर आपका आंसर n+1 आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, क्लोजो। अगर n+2 आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, निडो। अगर n+3 आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एरेक्नो। अगर आपके पास n+4 आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हैप्पो। अगर आपके पास n+5 आ जाए
आपकी स्ट्रक्चर होगी क्लैडो। अगर n+6 आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर होगी क्लैपो, और इससे आगे आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर क्लैपो सीरीज से ही बिलोंग करती होती है प्लस के केस में। अगर आपका n-1 आंसर आ जाए तो आपकी स्ट्रक्चर आप बाइकैप भी बोल सकते हो, और अगर आप स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करोगे तो आप सुपर क्लोजो भी बोल सकते हो, सुपर क्लोजो, या फिर आप बाइकैप भी बोल सकते हैं सिंपल। अगर आपके पास n-2 हो जाए तो आप ट्राइकैप सिंपल बोल सकते हो, ट्राइकैप स्ट्रक्चर होगी उसकी जिस सीरीज से वो बिलोंग करेगा। n-3 होगा तो आपकी टेट्राकैप, और एंड सो ऑन। ये आपका क्या था, लॉस्ट स्टेप था। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल, हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल एंड वेट रूल। आप वेट रूल को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको एग्जांपल कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एग्जांपल्स को कैलकुलेट करेंगे, एग्जांपल्स रिजॉल्व करेंगे। पहली फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है ओस्मियम, CO16। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने ये करना है कि प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल यूजिंग वेट रूल। के वेट रूल के अकॉर्डिंग, या वेट रूल आपको नहीं बताया जाए तो आप जैसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इस टाइप के कंपाउंड की स्ट्रक्चर को प्रोडक्ट करेंगे, इस टाइप की स्ट्रक्चर करेगा। तो इस केस में आपके पास वो तमाम 5 स्टेप्स आपको अप्लाई करना होंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, इसको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट भी बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट भी बोलते हैं, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को कैलकुलेट करोगे। और आपका फार्मूला क्या था टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट का, NDE प्लस आपके पास N प्राइम मल्टीप्लाई बाय 2E प्लस X प्लस M। अब आप देखें इसमें कोई हेटेरो एटम नहीं है तो M की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, आप इसे 0 करेंगे। इस केस में आपके पास X नो चार्ज बिकॉज इट इज न्यूट्रल, और आपके पास 0 चार्ज है तो इसको आप 0 करोगे। अगर आपकी चार्ज मेंशन होगा तो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे ये N प्राइम की वैल्यू आपके पास 16 और मल्टीप्लाई बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप D इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट करने हैं। आप ओस्मियम की बात करें तो आपकी जिस सीरीज से भी बिलोंग करती है ओस्मियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या आएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ND6 एंड NS2, क्योंकि ये Rn के नीचे है। जिस सीरीज से भी होगा वो N की वैल्यू आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उस पीरियड की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। और ये वाले अब आपने ये 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ये 6 नहीं करने। आपका वैलेंस तो आपके पास D शेल है, ये टोटल शेल है। आपने D इलेक्ट्रॉन देखने हैं, आपने S के इलेक्ट्रॉन नहीं देखने। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनाइल का टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था तो उस केस में हमने पढ़ा था कि व्हेन मेटल अप्रोच, ये आपके पास मेटल की कॉन्फ़िगरेशन है, व्हेन मेटल लीजेंड अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम, जब को कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल में, पहले आपके वैलेंस S है तो S के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोमोट कर देता है D में। अब आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी। 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये थे कि जैसे ही मेटल कार्बोनाइल में कार्बन मोनोऑक्साइड अप्रोच करेगा 4s जिस NS ऑर्बिटल से, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इसकी जो एनर्जी होगी वो हाई हो जाएगी और D ऑर्बिटल से मैच कर जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खत्म और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आपका इधर से खत्म हो जाएगा। तो आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन S के D में प्रोमोट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन नॉट विल बी 6 बट इट विल बी इज इक्वल टू 8। तो आपने कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करके आपने D इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करने, मेटल कार्बोनाइल के केस में आपके S के इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में क्या करते हैं, प्रोमोट हो जाते हैं ड्यू टू द अप्रोच ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड टुवर्ड द सेंट्रल मेटल एटम। तो हम N आपकी वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास D के इलेक्ट्रॉन कितनी थे 8, तो अब ये आपके आंसर आएगा 40 प्लस 32 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 72। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में PEC
आर एफ, ये जो भी आप लिखें एफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ही रिप्रेजेंटेशन आपने यूज़ करनी है। मैं पीईसी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप एक ही स्टेप में दो की कैलकुलेशन कर लेंगे देन विल बी ओके। आप फाइनल फार्मूला लगा लें, अगर आप अलग अलग से करें देन भी ओके। अब एक ही टाइप में हम कर लेते हैं कि स्टेप 2 में हम पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें पेयर काउंट ही कैलकुलेट करना है। दैट इज इक्वल टू टी ई सी माइनस 12n/2। अब आप इधर देखें, टीईसी की जगह आप 72 ऐड करेंगे प्लस आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 2, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? और सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस है। अब PEC बाय 2 इज इक्वल टू 72 में से आप 72 माइनस 60 बाय 2, तो आपके पास आंसर आएगा 12/2, दैट इज इक्वल टू 6। अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए नंबर आ गए। एक आपके पास वर्टेक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो आपकी ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपने देखी ट्राइगोनल बायपैरामिडल होगी, तो आपकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बायपैरामिडल। और आपके पास दूसरा आपका आंसर आया है 6 PEC फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन, जो हम वेट रूल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। तो ये आपके पास PEC का आंसर आपके पास है 6। अब आपको ये सीरीज देखना होगी कौन से वाली किस सीरीज से बिलोंग करता है। अगर हम ये कहते हैं कि आपका आंसर 6 है और आप n में कौन सी वैल्यू ऐड करो सीरीज बनाने के लिए आपका टोटल आंसर 6 के इक्वल आ जाए, तो आप +1 करोगे, n + 1 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 6 का आंसर है ये इस सीरीज से बिलोंग करता है। ये कौन सी सीरीज थी जिसको आप क्या बोलते थे, n + 1 थी, तो ये आपके पास क्लोज। तो आपने यही लिखना होगा। इसकी ज्योमेट्री सेंट्रल मेटल एटम की ट्राइगोनल बायपैरामिडल है, ओस्मियम की ज्योमेट्री, और आपकी ओवरऑल कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्लोजो है। आपको इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आप सेमेस्टर में भी हायर क्लासेस में आप इसको ड्रॉ करेंगे। एट दैट लेवल इट्स इनफ। अब आप को एग्जांपल्स मैं थोड़ी असाइन कर देती हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। एक ऑफ एग्जांपल आपके पास, सेकंड एग्जांपल, ये आपने खुद से कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके फिर मुझे आपने बताना है कि यू रिजॉल्व और नॉट। OS4 CO16। थर्ड एग्जांपल Fe4C CO12 2-। फोर्थ एग्जांपल Ru6 CO18। फिफ्थ एग्जांपल Ru6N CO15। This is all about Wade rule and structure of high nuclear metal carbonate. If you have any question, you can ask.